नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। और मातृभूमि की शुरुआत महाराष्ट्र के महासंकट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर बागी हो चुके विधायक गुवाहाटी से लौट आते हैं तो पार्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकती है। संजय राउत ने विधायकों को लौटने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राउत ने अपने बयान में यह भी कह दिया है कि बागी विधायकों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन पहले वो मुंबई लौटें। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी हैं, हम महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार नहीं चला सकते, हम हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब संजय राउत का खुला नहीं होता, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। संजय राउत ने जो एक बड़ी बात कही है कि अगर पार्टी में मत बनता है तो उस हिसाब से तय किया जाएगा। और फिलहाल पार्टी में एक जो बड़ा धड़ा है वो ये कह रहा है कि हमको महाविकास अघाड़ी से अलग होना चाहिए। तो संजय राउत कह रहे हैं कि बागी विधायकों की सभी मांगों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पहले वो मुंबई लौटें। यानी एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि आप महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ दीजिए तो हम शिवसेना में रहेंगे, अब संजय राउत ने दाना फेंका। संजय राउत कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जा सकता है, पहले विधायक गुवाहाटी से वापस लौटें। और हम आपको बता दें कि संजय राउत कभी तो अल्टीमेटम देकर शर्तें मानने को तैयार दिखते हैं और कभी शिंदे गुट पर विधायकों के अपहरण का आरोप भी लगा देते हैं। और उद्धव खेमा कैसे बहुमत तक पहुंच सकता है इसका तरीका भी बताते हुए नजर आते हैं। संजय राउत का एक और बयान हम आपको सुनवा देते हैं। तो जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए हैं, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। तो संजय राउत अब कह रहे हैं कि भाई आप मुंबई आइए, हर बात पर बात की जाएगी, जो भी आपकी शिकायतें हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अपडेट लिए हमारे साथ 5 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, मातोश्री से मृत्युंजय सिंह, मुंबई से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और गुवाहाटी से मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही है। जितेंद्र दीक्षित, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, अब ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी बचाने की नहीं है, आप भी जानते हैं ये लड़ाई अब पार्टी और पार्टी सिंबल की भी हो गई है। संजय राउत कह रहे हैं कि आप मुंबई आ जाइए, हर बात पर विचार कर लिया जाएगा, महाअघाड़ी का अगर साथ छोड़ना है तो हम वो भी छोड़ सकते हैं। इसको हम कैसे समझें और इसके क्या मायने निकालें? जोर जबरदस्ती हमें दिखाई नहीं दे रही है जो तस्वीर एकनाथ शिंदे ने जारी की है गुवाहाटी से। देखिए, इससे जाहिर तौर पर ये पता चलता है कि शिवसेना का वो खेमा जो अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल बना हुआ है वो कितना दबाव में है। कल उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही थी कि आपको अगर मेरा इस्तीफा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूं या पार्टी के अध्यक्ष पद से हट जाऊं, तो आप सामने आकर बात कीजिए, इसके लिए सूरत जाने की क्या जरूरत थी। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय राउत ने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम महाविकास अघाड़ी से हट जाएं तो आकर बात कीजिए। और साथ में कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। एक तरफ तो जो है आकर बात करने को भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ धमका भी रहे हैं कि जो लोग साथ में गए हैं उनकी सदस्यता खतरे में है। पहले से ही एकनाथ शिंदे को उन्होंने विधानसभा का जो गठनेता का पद था उस पद से हटा दिया है और अब जो है ये धमकी दे रहे हैं कि बाकी लोगों की सदस्यता जा सकती है। तो ये दोनों ही तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं वे वापस लौट आए। ठीक है, जितेंद्र दीक्षित आप बने रहिए। मृत्युंजय का मैं रुख करना चाहूंगी और मृत्युंजय मातोश्री में मौजूद है। मातोश्री इसलिए अहम है क्योंकि अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री निवास में नहीं है, मातोश्री में मौजूद हैं।
मृत्युंजय, इस समय वहां पर क्या हलचल? सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना कि इतने विधायक एक एक कर एकनाथ शिंदे समूह में शामिल होते जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर क्या रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, वर्षा बंगलो से निकलने के बाद कल ठाकरे परिवार मातोश्री पर आ चुका है और उसके बाद से ही ठाकरे परिवार का कोई सदस्य किसी भी प्रकार के जो व्यक्ति मिलने आ रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या पार्टी के कोई पदाधिकारी हों, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ पर जो भी सांसद और विधायक आ रहे हैं उनको यही बताया जा रहा है कि आप वर्षा बंगलो पर जाइए, संभवतः वर्चुअल मुलाकात होगी या फिर डिजिटल माध्यम से उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे। आज को बता दें कि आज उद्धव ठाकरे ने थोड़ी सी समय की पाबंदी है, ब्रेक का वक्त हो गया और मैं फिर आऊंगी आपके पास। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ है। मनोज्ञा लोईवाल इस समय गुवाहाटी में मौजूद है, वो गुवाहाटी जहां पर ये विधायक मौजूद है। और मातृभूमि में आज की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट फैला हुआ है, इस समय जो रायता फैला हुआ है, उसमें अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि जल्दी कुछ भी जिसे कहा जाए कि सरकार बनने की ओर या गिरने की ओर कोई बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन अब मैं रुख करना चाहूंगी प्रणय का, क्योंकि आंकड़ों का खेल है, सत्ता जो है वो आंकड़ों का खेल है और प्रणय के पास आंकड़े मौजूद है। प्रणय, आंकड़ों के जरिए फटाफट हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो कुछ वहां पर फैला हुआ है उसमें क्या क्या विकल्प बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं इस समय। बिल्कुल शोभना, जिस तरीके की तस्वीर फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा की नजर आ रही है, इसने सत्ता के समीकरणों को बदल दिया है। सत्ता के समीकरणों की अगर हम बात करें तो इस समय महाराष्ट्र विधानसभा की जो मौजूदा सदस्य संख्या है वो 287 की है और उसमें जो बहुमत का आंकड़ा है वो 144 का है। अब जरा देखना होगा कि ये बहुमत का आंकड़ा किसके पास है। शिवसेना जो कि सरकार की फिलहाल मौजूदा सरकार की अगुवाई कर रही है, उसके पास अब यानी बदली हुई स्थिति में केवल 17 विधायक बचे हैं। जो 55 विधायक थे उसमें बड़ी टूट हुई, एकनाथ शिंदे लेके चले गए। वहीं एनसीपी जो कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का दूसरा बड़ा घटक है, उसके पास 53 विधायक हैं और कांग्रेस जो तीसरी सबसे बड़ी घटक है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, उसके पास 44 विधायक है। यानी अगर हम बात करें तो सरकार के पास इस समय में सरकार के साथ 114 विधायक बचे हैं। जो आंकड़ा शुरू हुआ था 152 से, अब सरकार के पाले में यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास में, महाविकास आघाड़ी के पास में 114 विधायक ही बचे हैं, यानी वो अल्पमत में आ चुकी है। तो ये सत्ता का पलड़ा आखिर झुका किसकी तरफ है? तो वो झुका है बीजेपी की तरफ, जिसके पास इस समय में 106 विधायक मौजूद हैं। वो बहुमत के साथ में यानी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन शिंदे गुट जिसने ये सत्ता का समीकरण बदला, उसके पास 38 विधायक हैं और अन्य विधायक। धन्यवाद, आपने ये आंकड़ा हमें दिखाया और क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बीच में। और बड़ी खबर एकनाथ शिंदे कैंप से है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें और उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। पहले वो महाअघाड़ी से बाहर आए, उसके बाद ही हम कोई उनसे बात करेंगे। तो इधर संजय राउत कह रहे थे कि भाई आप मुंबई आइए और उसके बाद आपकी सारी मांगों को माना जाएगा या उन पर विचार किया जाएगा। अब एकनाथ शिंदे ने वार के ऊपर पलटवार। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, महाविकास आघाड़ी से बाहर निकले, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। तो ये बड़ी जानकारी एकनाथ शिंदे कैंप से निकल कर आ रही है। मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ गुवाहाटी से जुड़ रही है इसी बड़ी खबर पर। मनोज्ञा, इसको कहते हैं कि आपने एक ने बादशाह फेंका तो दूसरे ने उसके ऊपर इक्का फेंक दिया। अब अभी तक संजय राउत कह रहे थे कि आप मुंबई आइए तो बातचीत की जाएगी। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं पहले इस्तीफा दीजिए, महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलिए, तब बातचीत होगी। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल शोभना, और आप कह रही हैं बिल्कुल शोभना, और आप जो कह रही हैं उस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये लड़ाई विचारधारा की है और जिस विचारधारा की लड़ाई पर इस समय एकनाथ शिंदे चल चुके हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। शिवसेना की एक बात रही है कि उसने हमेशा विचारधारा के लिए सत्ता छोड़ी है, लेकिन इस बार अगर सत्ता ली है तो आपको ये भी बता दें कि सत्ता की ही लड़ाई में आंकड़ों की लड़ाई हो रही है। और इस आंकड़ों की लड़ाई में एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो पहले महाअघाड़ी सरकार से गठबंधन से बाहर आइए। उसका कारण ये है कि जिस गठबंधन में ही विचारधारा नहीं हो और फॉर्मूला जो केमिकल फॉर्मूला पर चल रही है लगातार शिवसेना वो ही नहीं है, तो फिर इसमें आगे कैसे होगा। लेकिन ये बात इस समय पूरी तरह से राजनीतिक इसलिए क्योंकि ये ध्यान में रखा जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा के बीच में जहाँ पर सारे विधायक बैठे हुए हैं और आंकड़ों के साथ बात की जा रही है, वो जानते हैं उनके पास नंबर है, गणित इस समय उनके पक्ष में है और बाकी जो बची हुई संख्या है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। यानी कि जब उनके पास कोरम से ज्यादा नंबर हैं तो उस पर लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये लड़ाई भी इसी बात की है। फिलहाल अभी 2 विधायक निकलकर मंदिर की तरफ गए हैं ये बताते हुए कि हो सकता है मां कामाख्या के दर्शन, क्योंकि मां कामाख्या का मंदिर इस समय 4 दिन के लिए बंद है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद, डिवाइन इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, वो भी हो रहा है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की ओर से एकदम साफ कह दिया गया है कि अब जो भी होगा तभी होगा जब सरकार से बाहर आएंगे इस्तीफा देकर उद्धव
ठाकरे। बिल्कुल मनोज्ञा, और सही आकलन आपका है। और जैसा कि मनोज्ञा लोईवाल कह रही है कि भाई विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते एकनाथ शिंदे, तो ये यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि राजनीतिक दलों के लिए, और मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रही हूँ, कोई विचारधारा है ही नहीं। ये तो सत्ता है, ये तो कुर्सी है, विचारधाराएं तो बदलती रहती हैं। तो एकनाथ शिंदे अब ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस्तीफा दे दें, पहले महाविकास आघाड़ी से बाहर आ जाएं, उसके बाद बातचीत होगी। इधर संजय राउत जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले मुंबई आ जाइए, जो भी आपकी मांग है हम महाविकास आघाड़ी को छोड़ देंगे। तो अब ये जो नहले पे दहले की लड़ाई चल रही है वो आपके सामने तस्वीरों के जरिए भी है। गणित की बात करें तो जो संख्या है वो तो देखिए एकनाथ शिंदे के पास इस समय नजर आ रही है। संजय राउत जो है वो 17 एमएलए का दावा कर रहे हैं कि साहब 17 एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन 17 एमएलए से होगा क्या? 55 में से सिर्फ 17 आपके पास हैं। 37 जो विधायक हैं वो 38 विधायक जो हैं वो लेकर एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं, यानी जो दल बदल कानून है वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। उधर महाविकास आघाड़ी की जो आपसी कलह है वो भी खुलकर सामने आ गई है। नाना पटोले कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री थे वो हमारे विधायकों की बेइज्जती करते थे, हमारी सुनते नहीं थे। उधर शरद पवार का अपना पक्ष है। और चलिए, ये जो बड़ी खबर इस समय की मैं बार बार आपको बता रही हूं, और बड़ी खबर यही है कि एकनाथ शिंदे कैंप से हमें ये जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, महाविकास आघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले लें, यानी सरकार से बाहर हो जाए। सूरज ओझा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। सूरज बताइए क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना है और अब एकनाथ शिंदे उससे दूर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब एकनाथ शिंदे की कैंप से जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी, वो ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे या उनसे जुड़े लोगों को अगर हमसे बात करनी है तो उसके पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा और महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उस गठबंधन से बाहर आना होगा, और तब जाकर हम आपसे बातचीत करेंगे। एकनाथ शिंदे कैंप का ये भी कहना है कि हम अभी इस स्टेज पर उद्धव ठाकरे की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक वो ये दो चीज नहीं कर देते। अगर ये दो चीज हो जाती है उसके बाद हम बैठकर बातचीत करेंगे। सूरज, इसको कैसे समझे भाई? एक तरफ तो एकनाथ शिंदे ये तस्वीर जारी कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि साहब मेरे पास आंकड़ा मौजूद है, 38 शिवसेना के नाराज विधायक मेरे साथ हैं। अगर 38 का समर्थन आपके पास है तो फिर डर कैसा? जाइए चौड़े में आप मुंबई, बात कीजिए उद्धव ठाकरे से, गिरानी है सरकार गिराइए, बीजेपी को साथ देना है दीजिए। ये कहीं ना कहीं कुछ पेच नजर आ रहा है, कैसे समझे इसको? देखिए, ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। एकनाथ शिंदे ने अब तक कहीं पर भी अपने आप को शिवसेना से अलग नहीं रखा। हर जगह पर वो कह रहे हैं कि वो हिंदुत्व को मानते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से प्यार करते हैं। ऐसे में वो कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें देखने मिल रहा है। जो उनके स्टेटमेंट है वो कहीं पर भी एकदम स्ट्रांगली किसी भी चीज को लेकर स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ मिल गए, इससे ये साबित होता है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दो अलग अलग विचारधाराओं वाली, 3 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी है, इनकी नींव भी अलग अलग पड़ी है, और एक की विचारधारा पूरब है तो एक की पश्चिम है। अब ये चाहते हैं कि रिजाइन करें, जो हिंदुत्व वाली पार्टी है उसके साथ रहें और आगे अपना पार्टी कैसी चलानी है उसका प्लान ऑफ एक्शन तय करें। ये जो मनमुटाव था इसका रीजन ही यही था। तो ऐसे कहीं ना कहीं दोनों तरह के ऑप्शन देते एकनाथ शिंदे दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि नागपुर में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है, सत्ता के कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है, और इधर नागपुर में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्योंकि ये जो पूरी रार फैली हुई है महाराष्ट्र में इस समय, अगर किसी पार्टी का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है बीजेपी। 106 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना चली गई महाविकास आघाड़ी में और कांग्रेस और एनसीपी का साथ ले लिया। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर हर किसी की नजरें इस समय शिंदे गुट पर लगी हुई हैं। शिंदे गुट के चीफ विप बनाए गए भरत गोगावले ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, आप सुनिए उसको। शिवसेना के बागी विधायक और शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस वक्त आप लोग चूंकि गुवाहाटी में ही मौजूद है, एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आई जिसमें कई सारे विधायक एक फ्रेम में एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग गुवाहाटी में? 42 है।
42। हेलो, 42 आपने कहा भरत जी? हाँ 42। ये बताइए क्या प्लान है आप लोगों का, क्या रणनीति आगे की? रणनीति जो है अभी जो शिंदे साहब बोलेंगे वैसे चलेंगे, ये रणनीति है हमारी। और हम लोग का आज का मीटिंग हुआ, सबको आप लोग को बताना था कि हम लोग एक साथ कितने लोग हैं। तो हम लोग 42 लोग है हमारे पास। ऐसे इस 42 में शिवसेना के कितने हैं? ये कुल 42 आप बता रहे हैं, तो शिवसेना के कितने विधायक हैं? अभी शिवसेना का हमारे 35 विधायक है। 33? और हाँ, और 7 विधायक अब ये है इंडिपेंडेंट जी। और अभी 3 विधायक अभी आ रहे हैं शिवसेना के। 3 विधायक और जुड़ने वाले हैं आप ये कह रहे हैं? हाँ, जुड़ने वाले। तो ये 42 से 45 हो जाएगा कुल आंकड़ा जो है? हाँ, 45 का 46 होएगा, लेकिन कम नहीं होएगा। ठीक है, ये बताइए कि उद्धव ठाकरे से शिकायत क्या आपकी? उद्धव साहब शिकायत ऐसी कुछ नहीं है। क्या है, वो लोग जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जो अलाइनमेंट थी वो हम लोगों को पसंद नहीं थी। वो हम लोग को कमजोर बनाते जा रहे थे, इसलिए उन लोगों को कह दिया था 4-5 बार, लेकिन वो सुनने में नहीं आया थे। हम सब लोगों को ये निर्णय करना पड़ा। उद्धव ठाकरे से आप लोग जिस तरीके की एक खत सामने आया था, संजय शिरसाट वो भी आप ही लोगों के साथ मौजूद है, उनका एक खत सामने आया था जिसमें उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि कभी वर्षा बंगलों में एंट्री नहीं मिलती थी, कोई शिकायत लेकर जाता था तो सुनी नहीं जाती थी। आप भी यही मानते हैं? अलग शिकायत है, अलग अलग शिकायत थी, इसलिए सब ये हुआ ना। सब शिकायत एक साथ मिल के आई करके ये हुआ सब, इसलिए अभी जो हुआ सो हो गया। और अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो तो अच्छा ही होगा। मैं एक बार आपसे फिर दरख्वास्त करूंगी कि आप नंबर जरा समझाइए हमें। आपने कहा कुल 42 विधायक है वहां पर, शिवसेना के आपने 33 बताया अगर मैं गलत नहीं हूँ, और 7 इंडिपेंडेंट बताए आपने, और 3 अभी आ रहे हैं। 3 अभी आ रहे हैं, ये आपका कहना है। और मैं आपको बता दूं कि ये आज सुबह मेरी सहयोगी प्रतिमा ने बात की थी भरत गोगावले जो एकनाथ शिंदे कैंप में, जिनको चीफ विप बनाया गया है। उधर अगर हम कांग्रेस के नेता नाना पटोले की बात करें तो नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने शिवसेना को समर्थन दिया था। कांग्रेस फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, अब शिवसेना को जहां जाना है वो उस गठबंधन में जा सकते हैं। तो बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन दिया था, नाना पटोले कह रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस हमारी ये नेचुरल अलायंस नहीं है, इस तरह का भी एक आरोप लगाया जा रहा है। तो हम इनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए? ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मातृभूमि में इस समय हमारी कोशिश ये है कि तमाम नेताओं को हम आपको सुनवा सके, ताकि आप भी इस तस्वीर को समझ सकें और ये जान पाएं कि इस समय महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने मौजूदा संकट को लेकर अब क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। धनुष का जो शिवसेना का निशान है वो ऑफिशियली अब, क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है तो वो उनको वो निशान देना चाहिए। तो उनके पास ज्यादा है, लेकिन आपके मेरे सामने अभी तक तो कुछ नहीं आया। जो आया है ये 30-32 लोगों का साइन, उनमें ही डाउट। सर, लेटर एग्जैक्टली कितने लोगों के सिग्नेचर वाला आपको मिला है? उसमें कितने लोगों का नाम था जिसका सिग्नेचर है? 34। तो ये जो पूरा सियासी ड्रामा इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है, नेताओं को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि हर नेता का अपना अपना राग है। महाराष्ट्र के महासंकट के बीच इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ी तस्वीर देखना और समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये ताजा अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या जो है वो अब 38 तक पहुंच गई है। अब समझिए कि शिवसेना के 38 विधायकों के बागी होने के बाद के महाराष्ट्र का समीकरण क्या होगा। तो ये ग्राफिक्स आपके सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि शिवसेना के पास बगावत के बाद अब उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ
17 विधायक मौजूद हैं, एनसीपी के 53 विधायक, कांग्रेस के 44, तो इस तरह कुल मिलाकर जो संख्या है विधायकों की वो 114, यानी उद्धव ठाकरे बहुमत से 30 विधायकों के आंकड़े से कम है। अब एक दूसरा समीकरण भी आपको समझाना जरूरी है कि शिवसेना सरकार के सामने संकट के बाद कैसे हालात बीजेपी के पक्ष में जा चुके हैं। तो देखिए ये अगली टैली आ चुकी है। बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है, इस आंकड़े को देखकर आपको समझ ही आ रहा होगा। बीजेपी के अपने विधायक 106, शिवसेना के बागी जो एकनाथ शिंदे समूह है वो 38 विधायक हैं, अन्य में से 20 जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह बीजेपी की जो ताकत है वो अब 164 हो गई है, जो कि बहुमत के आंकड़े से लगभग 20 विधायक ज्यादा हैं। तो इस पूरी स्थिति में बीजेपी की बल्ले बल्ले, बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की ओर आगे बढ़ रहे हैं? तो चलिए अब इस बड़ी खबर पर हर अपडेट के साथ हमारे 5 संवाददाता जुड़े ही हुए हैं हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित, मृत्युंजय, अंकित गुप्ता, मनोज्ञा लोईवाल। अंकित का मैं रुख करूंगी। अंकित, देखिए एक तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब सत्ता, कुर्सी, आंकड़ा, ये सब कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अंकित, पहले वहां का रुख, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे तक शायद हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन इस समय हमारी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है, सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और उनको नंबर की भी जरूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनको नंबर के लिए वहाँ पर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। दूसरा, एक महाराष्ट्र का बहुत बड़ा राज्य है जहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलके वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम तीनों मिलके रहेंगे, मिलके लड़ेंगे और महाआघाड़ी को मजबूत करेंगे। इसके लिए हमको जो कुछ भी हमारी सहायता हो सकती है वहाँ पर करने के लिए हम तैयार हैं। तो यही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको आप सुन रहे थे और उनका यही कहना है कि ये सारा कुछ करा धरा जो है वो बीजेपी का है। अंकित गुप्ता, ठीक है बीजेपी है भाई, सत्ता के लिए हर राजनीतिक दल कोशिश करता है, सत्ता में आना ही एकमात्र मकसद होता है राजनीतिक दलों का, लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे पहले सूरत पहुंचे, गुवाहाटी पहुंचे, एक के बाद एक विधायक उनके खेमे में शामिल होते जा रहे हैं। तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं फेलियर तो उद्धव सरकार का भी है, उद्धव ठाकरे का भी है ना। निश्चित तौर पर और अंदर खाने इसको लेकर के चर्चा भी चल रही है और इसको ही लेकर के मतभेद भी है, क्योंकि जैसा कि जो सूत्र इशारा कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस में, वहां पर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी रणनीति या राजनीति का हिस्सा हो कि शिवसेना के एक एक करके नेता जाते जाए, बाद में दबाव बनाया जाए और ये कहा जाए कि देखिए हमारा जो है धड़ा ही ये चाहता है, बड़ी संख्या में विधायक ये चाहते हैं कि हम आपसे अलग हो और महाविकास आघाड़ी से अलग आ जाए। तो इस तरीके की चर्चा निश्चित तौर पर यहाँ पर चल रही है अंदर खाने। लेकिन सुबह से पिछले 2-3 घंटे का अगर मैं यहाँ घटनाक्रम की बात करूं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ देवेंद्र फडणवीस के घर पे। यहाँ पर बीजेपी के कई नेता आए, कई नेताओं ने आकर के उनको बुके दिया, यानी कि उनको जो फूलों का गुलदस्ता तक दिया और शुभकामनाएं भी दी। अब किस चीज़ की शुभकामनाएं मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन वो इशारों में काफी कुछ अपने आप में क्लियर कर देता है कि किस चीज़ की शुभकामनाएं यहाँ दी जा रही हैं। तो खैर उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ देर पहले संजय राउत ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राउत के साथ मैं वहाँ मौजूद था,
उसमें एक बड़ी खबर, जो दो बड़ी खबर निकल के आई हैं जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया। देखिए, पहली बात तो संजय राउत की तरफ से या उद्धव धड़े की तरफ से कह दिया गया है साफ तौर पे कि उनके साथ में 17 विधायक हैं। इसका मतलब 38 हो गए एकनाथ शिंदे के साथ में। और एकनाथ शिंदे जो फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं ना, उसकी वजह भी है, भले संजय राउत की तरफ से कितनी भी बाउंसर्स क्यों ना फेंकी जा रही हो, क्रिकेट की टर्म्स में अगर हम बात करें तो कितनी भी संजय राउत बाउंसर्स फेंक लें, लेकिन एकनाथ शिंदे फ्रंट फुट पर आकर के उनको हुक या पुल कर रहे हैं और गेंद बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात हुई एकनाथ शिंदे की। वहीं अगर हम बात करते हैं शिवसेना की, तो शिवसेना में जिस तरीके से जो है एक एक करके पहले विधायक, उसके बाद में सांसद अलग होते जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अब ये तो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने अब ये कह दिया है कि आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद ही होगी बात। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद है, बहुत करीब से ये पूरा जो सियासी ड्रामा चल रहा है, जो उथल पुथल चल रही है, उस पर हर बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि मैंने अंकित से भी कहा, एकनाथ शिंदे जो ग्रुप है वो इस समय ताकतवर स्थिति में है, लेकिन खड़के कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति चुनाव के चलते इस तरीके की अस्थिरता बीजेपी के द्वारा पैदा की गई है। इसको कैसे समझें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मैं सहमत नहीं हूं उनसे। और ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं है। 2.5 साल से लगातार ये कोशिशें हुई हैं। आपने देखा कि जब 2019 में भी ड्रामा चल रहा था तो उस दौरान भी एक बार कोशिश की गई बीजेपी की ओर से अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की, और उसके बाद में भी अक्सर इस तरह की खबरें आई हैं कि कोशिश चल रही है कि फिर से एक बार जो है बीजेपी वापस सत्ता में आए। तो ये सारा कुछ जो है सिर्फ इस राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर नहीं है, बल्कि बीजेपी का पहले से ही ये कहना रहा है कि शिवसेना ने धोखेबाजी की है, साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ा और जब सत्ता मिली तो उसके बाद ये कहकर जो है हमारा साथ छोड़ दिया कि हमें तो मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो इसलिए पहले से ही उनका ये कहना था कि एक अनैतिक सरकार है, 3 पार्टियों का गठबंधन जो है अनैतिक है, और उनकी कोशिशें भी लगातार जो है चल रही थी। जितेंद्र, एक बड़ा सवाल, ठीक है आप उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतार सकते हैं, पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हो सकता है कि सिंबल भी आपको मिल जाए क्योंकि आपके पास आंकड़ा मौजूद है, लेकिन मैं शिव सैनिकों का, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को कवर करते हैं, मैं शिव सैनिकों का मूड जानना चाहती हूं। जो जमीन पर मौजूद शिव सैनिक हैं वो आखिर किस खेमे में है? देखिए, अगर ज़मीन पर मौजूद शिवसैनिकों की बात करूं तो मुंबई के बाहर के, खास करके मुंबई से सटा हुआ पालघर डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई से सटा हुआ ठाणे शहर है, मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई शहर है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट है, तो इन जगहों के तमाम शिवसैनिक जो है इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे के फेवर में नजर आ रहे हैं। और आज से जो है मुंबई के भी जो विधायक थे या उन विधायकों के भी जो समर्थक थे वो भी यही बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने सही स्टैंड लिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को कांग्रेस एनसीपी से अलग हो जाना चाहिए और बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर मैं यही देख रहा हूं। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे शिवसैनिक हैं जो कि उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल हैं, ठाकरे परिवार के प्रति लॉयल हैं, और उनमें से ऐसे कई शिवसैनिकों को जब उद्धव ठाकरे अपना सरकारी निवास छोड़कर मातोश्री निजी निवास जा रहे थे तो हमने देखा जमा भी हुए थे। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह थी कि उतने बड़े पैमाने पर जो है शिवसैनिक नहीं आए जितने कि आमतौर पर ऐसे मौकों पर जमा होते हैं जब शिवसेना किसी क्राइसिस से गुजर रही होती है। मैं आपको बता दूं, अजीत पवार यहां पर एनसीपी की मीटिंग में पहुंच गए हैं। आप देखिए, इस वक्त शरद पवार एनसीपी के विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं और वहां पर ये अजीत पवार पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में ही ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। जयंत पाटिल वो इससे पहले यहां पर पहुंच चुके थे और तमाम विधायक एनसीपी के वो यहां पहुंचेंगे और विचार मंथन होगा कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि संजय राउत ने जो बयान दिया है ना अब से कुछ देर पहले, उसको बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी से भी बाहर होना है तो आप आकर बात कीजिए, और ये बात जो है काफी अखर रही है एनसीपी विधायकों को। और अब एनसीपी विधायक भी सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। आज खुलकर तमाम एनसीपी विधायक जो है वो शरद पवार के सामने अपनी बात रखने वाले हैं, और ये जो मीटिंग है काफी अहमियत रखती है। इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि एनसीपी आगे क्या कुछ करने वाली है, इस बात का खुलासा होगा।
बिल्कुल ठीक है जितेंद्र दीक्षित, आप नजर बना के रखिए। और बड़ी खबर इस समय की जितेंद्र दीक्षित यही दे रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजीत पवार विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके। जो एनसीपी के विधायक हैं उनकी ये बैठक हो रही है। जयंत पाटिल भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और एनसीपी नेता जयंत पाटिल जो इस समय विधायकों की बैठक में पहुंचे हुए हैं, आज उन्होंने दो टूक कहा कि शिवसेना जो भी बयान दे रही है हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे प्लानिंग का कोई सवाल ही नहीं है, वो तो उनकी प्लानिंग का सवाल है। अगर वो वापस आते हैं तो वो एक उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है, वो बैठ के चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे। अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है वो हमने भी अभी देखा है टेलीविज़न पे। हम इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। हमसे उन्होंने भी हमारे से कोई विचार विमर्श इस बारे में किया नहीं है। सब तो एनसीपी के जयंत पाटिल को भी आपने सुन लिया। एक बार मैं फिर से जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहां है? राज ठाकरे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और राज ठाकरे पहले ही इशारों में हमेशा ये कहते रहे हैं कि उद्धव से शिवसेना नहीं संभलेगी, लेकिन वो इस समय तस्वीर से बिल्कुल गायब है। अपने भाई के बचाव में या विपक्ष में कहीं सुनाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, दो कारण हैं। एक तो कि अगर राज ठाकरे की विधानसभा में स्ट्रेंथ की बात करें, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की, तो राज ठाकरे के पास में सिर्फ एक ही विधायक है। तो इस वक्त कोई राज ठाकरे जो है, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। नंबर दो कि इस वक्त राज ठाकरे जो है अस्पताल में भर्ती हैं। अभी चंद दिनों पहले ही उनकी एक सर्जरी हुई है, वो बीमार बताए जा रहे थे और उस सर्जरी के बाद जो है अभी वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। तो इस वजह से राज ठाकरे फिलहाल इस पूरे ड्रामे से बाहर हैं, इस पूरे घटना। ठीक है, मनोज्ञा का रुख करना जरूरी है और मनोज्ञा क्योंकि गुवाहाटी में मौजूद है और एक्शन पॉइंट तो इस समय गुवाहाटी ही है। मनोज्ञा, इस समय किस तरह की तस्वीरें? आपने अब से कुछ देर पहले बताया था कि 2 विधायक मंदिर में गए दर्शन करने, बाकी के जितने विधायक हैं, बागी विधायक या निर्दलीय, वो सबके सब होटल के अंदर भीतर मौजूद हैं या कहीं कोई कार्यक्रम उनका? मनोज्ञा से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करूंगी। अंकित गुप्ता, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से समीकरण जो है वो बन बिगड़ रहे हैं। अब इसको कैसे समझे जो एकनाथ शिंदे ने जो एक गुगली फेंक दी है कि आप पहले इस्तीफा दीजिए और उसके बाद फिर आगे बात होगी? जी बिल्कुल, इस समय जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है गुगली भी फेंकी जा रही है, फ्लिपर भी है और दूसरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो डिसीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे कैंप को। और समझा भी जा सकता है उसकी वजह क्या। उसकी वजह ये है कि आज की तारीख में 2/3 जो नंबर है विधायकों का वो उनके पाले में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और संजय राउत ने जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें जो विधायक भी थे उनकी जो संख्या 17 थी। तो उससे जो है एकनाथ शिंदे ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि देखिए, पार्टी का एक बड़ा धड़ा मेरे साथ में है। और वो तो जो सूत्र तो ये भी दावा कर रहे हैं शिंदे कैंप के कि आने वाले दिनों में कई और विधायक भी हमारे साथ में होंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो संजय राउत का ये बयान आया है, मैंने उनसे सवाल पूछा क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर के लगातार जो है जो उद्धव ठाकरे का जो कैंप है वो लगातार ये कह रहा है कि हमसे आकर के बात करें। कल उद्धव ठाकरे ने भी ये बोला। छगन भुजबळ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख। आणि मी पण चॅनलवर असं ऐकलं की ते त्यांनी असं आवाहन केलं की तुम्ही या, आम्ही सरकारच्या बाहेर पडतो। अर्थात कुठलाही पक्ष जो आहे त्याला सरकारमध्ये राहायचं की नाही ते ठरवू शकतात, पण त्यांनी ज्या इतरांना सांगावं अशी अपेक्षा आहे। आणि कोणी बाहेर पडलं आणि सरकार उद्या अडचणीत आलं तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजिबात काळजी करत नाही। विरोधी पक्षात बसून जनतेची सेवा करण्याची, लढण्याची सवय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला चांगल्या प्रकारे आहे। त्याच्यामुळे आमच्यासाठी ते काही नवीन नाही। सत्ता येते, सत्ता जाते, विरोधी पक्षात कधी सरकारमध्ये, पण आमची तयारी आहे त्यांना जे काय सांगायचं आहे त्यांनी पवारसाहेबांना आणि अजितदादा जयंत पाटील आमचे नेते त्यांना सांगावं आणि एकदाचा जो आहे यातला संभ्रम जो आहे त्यांनी दूर करायला पाहिजे। मी त्यांच्यावर शिवसेनेवर बाजी सोडली वगैरे याच्याबद्दल मी काहीही बोलणार नाही, कारण ते आमचे
सरकारमधले जे आजपर्यंत आत्तापर्यंत तरी सहयोगी पक्ष आहे त्यांच्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणं किंवा चुकीचं काही विधान करणं हे बरोबर होणार नाही. सर, राष्ट्रवादीच्या आमदारांना मानव भेट आहे की आपण भाजपबरोबर जायला पाहिजे. राष्ट्रवादीच्या काही आमदार तो छगन भुजबल को आपने सुना और तमाम नेता इस समय जो सरकार का हिस्सा हैं वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं. कांग्रेस कह रही है कि साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हमारी बात नहीं सुनते. और मनोज्ञा लोईवाल का मैं रुख कर लेती हूँ. मनोज्ञा इस समय गुवाहाटी में मौजूद है. मनोज्ञा, एक तरफ टीएमसी का हल्ला, ऊपर से ये विधायक यहाँ पर कैद हैं. क्या अपडेट आपको मिल रहा है? इनका कोई कार्यक्रम है या ये यहीं होटल में रहेंगे जब तक कि महाराष्ट्र की स्थिति साफ नहीं होती है, या किसी अगले डेस्टिनेशन की ओर रवानगी हो सकती है इनकी? देखिए, और किसी डेस्टिनेशन पर रवानगी होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इसको किले में तब्दील कर दिया है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह का माहौल कहीं और मिलना मुश्किल होगा जहां पर इतना कंट्रोल हो सके प्रशासन का और उसके साथ हर आने जाने वाले का. जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उससे शाम तक या कल तक क्लैरिटी आ जाएगी कि पूर्ण संख्या कितनी है इस कैंप के पास, यानी एकनाथ शिंदे कैंप के पास. लेकिन शाम तक जो लेटर आना था, हो सकता है उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, क्योंकि ये संख्या बढ़ रही है. मुंबई के भी विधायक शामिल हो रहे हैं. बात हो रही है कि हो सकता है एक चार्टर्ड फ्लाइट से करीब 4 विधायक और शाम तक आ जाएंगे. ऐसे में 42 की संख्या तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन इनके आंकड़ों पर, इनके गणित में फायदा ये हो जाएगा कि ये संख्या फाइनली राजभवन तक पहुंचाई जा सकेगी. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा. क्षमा चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा समझा रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही है और अब मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत. कोरिया सिटी जानी ना. कोरिया सिटी? हाँ. कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी. वो बहुत दूर है. दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है. और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी. कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.